जब हमने द फैमिली कोर्ट्स एक्ट बनाया तो उसका मकसद ये था कि हम कंसिलिएशन के जरिए, यानी कि हम बातचीत के जरिए, समझौता के जरिए मामलों को निपटा सके। ये एक्ट 1984 में बनाया गया था। आज तकरीबन 40 साल के बाद अगर हम सब ये सवाल करें अपने आप से कि क्या ये एक्ट बनने के बाद हमने इस एक्ट के जरिए फैमिली कोर्ट में जितने भी मामले आए हैं उनको इंसाफ दिलाने के अंदर हम कामयाब हुए हैं, तो दुर्भाग्यवश मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जवाब नहीं होगा। वरना आज 40 साल के बाद करीब 12 लाख जो फैमिली कोर्ट के मैटर्स है वो अदालतों के अंदर इंसाफ का इंतजार नहीं कर रहे होते। एक्ट बनाना बहुत आसान है, लेकिन एक्ट बनाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी इस सदन की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर नजर रखना। वरना एक्ट तो बन गया, लेकिन आज क्या वजह है कि इस 130 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर महज 715 फैमिली कोर्ट चलाए जा रहे हैं। मैं फैमिली कोर्ट का मकसद, मंत्री जी, मैं आपका ध्यान इस बात के ऊपर आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, फैमिली कोर्ट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पति पत्नियों का विवाद, कि बच्चा किसके कब्जे में जाएगा, बच्ची किसके कब्जे में जाएगी, एलिमनी की अमाउंट कितनी होगी, कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, घर किसके कब्जे में जाएगा, किसके हिस्से में जाएगा। फैमिली कोर्ट्स का मतलब हम सिर्फ यही समझते हैं, और बहुत सारे जितने भी सम्मानीय सदस्यों ने कहा है, इन्हीं का उदाहरण दिया है। मैं मंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, हम एक ऐसे समाज के अंदर रहते हैं जहां एक नई संस्कृति को हम देख रहे हैं कि हमारे बूढ़े माँ बाप जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, जब वो बूढ़े हो जा रहे हैं तो इस देश के अंदर बहुत सारे ओल्ड एज होम्स खोले जा रहे हैं, वृद्ध आश्रम खोले जा रहे हैं। क्या इनके लिए कोई कानून है कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, जब वो बूढ़े हो गए, बच्चे की शादी हो गई, तो बहू को माँ बाप पसंद नहीं आ रहे, अपने सास ससुर पसंद नहीं आ रहे, बेटा अपने माँ बाप को बोझ समझ रहा है, और एक दिन दोनों बेटा बहू अपने बूढ़े माँ बाप को उठाते हैं, ले जाते हैं, और जिस तरह घर का कचरा उठाकर हम बाहर फेंक देते हैं, तो हम उन्हें ओल्ड एज होम में ले जाकर छोड़ दे रहे हैं। मैं तमाम सदस्यों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, मैं भी दिवाली के वक्त औरंगाबाद के मेरे चुनावी क्षेत्र के वो एक ओल्ड एज होम में गया था। मंत्री जी, हैरानी हुई वहां पर देखकर कि एक रिटायर्ड जज वहां पर उस ओल्ड एज होम में है। मुझे यकीन नहीं हुआ जब मैंने उसका नाम सुना कि उसके बेटे, इतना बड़ा घर है, ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब है कि अब मां बाप को पाल नहीं सकते हैं, लेकिन एक रिटायर्ड जज भी उस ओल्ड एज होम में जब हमने देखे तो तब समझ में आया कि ये समाज कहां जा रहा है करके। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कानून होना चाहिए फैमिली कोर्ट के जरिए? पति पत्नियों का विवाद तो जो है ये जिंदगी भर चलता रहेगा, इन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन वो बूढ़े मां बाप कहां जाएंगे? फैमिली कोर्ट के अंदर कुछ ऐसा सेक्शन लाया जाए कि जो बेटा अपने मां बाप को कूड़ादान समझकर, कचरा समझकर ओल्ड एज होम में डाल रहा है, उसे अखबार के अंदर एक नोटिफिकेशन अपनी तस्वीर के साथ, अपनी फोटोग्राफ के साथ, उस अखबार में उसे यह नोटिफिकेशन देना होगा कि मैं अपने मां बाप को ओल्ड एज होम में डाल रहा हूं। ऐसे बच्चों को समाज के सामने हमें खड़ा करने की जरूरत है। लाइए कानून, वरना वो बूढ़े मां बाप जो रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई कानून नहीं है, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। पूना में किसी ओल्ड एज होम के अंदर जाइए, ज्यादातर वो परिवार के बूढ़े मां बाप मिलेंगे कि जिनके बच्चे इंजीनियर हो गए, इंजीनियर होने के बाद वो यूएस में पैसा कमाने के लिए गए, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मां बाप के लिए एक कमरे का घर नहीं है तो ओल्ड एज होम में लेकर जाकर छोड़े। ये एक संस्कृति हम डेवलप कर रहे हैं। फैमिली कोर्ट्स के जरिए मैं मंत्री जी आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा कानून इन लोगों के लिए भी लेकर आइए
जो बच्चे अपने मां बाप को आज यहां पर ले जाकर छोड़ रहे हैं। मैं मंत्री जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। अदालतें तो बन जाएगी, फैमिली कोर्ट्स का ये जो आप अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश और नागालैंड से ताल्लुक है। बहुत सारे जितने भी सम्मानीय सदस्य हैं उन्होंने यही कहा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नागालैंड का एक्ट कब बना था? नागालैंड का एक्ट 2008 के अंदर बना है। अगर यहीं पे अगर हम इतना डिले कर रहे हैं कि पुराने फैसले जो विदाउट पार्लियामेंट के पास किए गए हैं, आज अगर इतने सालों के बाद हम ये अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं कि नागालैंड के 2008 के बाद जितने भी जजेस ने फैसले दिए हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम इसको आज के दिन पास कर रहे हैं, यानी कि गलती अगर हमारे पास से ही हो रही है तो हम उन अदालतों से कैसे इंसाफ की गुहार लगाएंगे? अदालतें एक्ट बनाना बहुत आसान है। मैं मंत्री जी, आप कुछ दिन पहले औरंगाबाद आए थे, वहां पर आपको लॉयर्स एसोसिएशन ने एक मेमोरेंडम दिया है। अगर से महाराष्ट्र की अदालतों की अगर हम बात करते हैं, 91 सैंक्शन पोस्ट ऑफ हाईकोर्ट जजेस है। अध्यक्ष महोदय, 91 पोस्ट ऑफ हाईकोर्ट जजेस है, उसमें से महज 56 जजेस है, यानी कि वैकेंसी आप देख लीजिएगा कि तकरीबन 40% वैकेंसीज है। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। हाईकोर्ट के जजेस जब अपॉइंट किए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इसे डिसाइड करता है। यह पूरा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अपना रिकमेंडेशन दे चुका है। क्या वजह है कि सरकार ने इसे इतने सालों से रोक रखी है? क्यों नहीं? आप अगर ये मानते हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि पेंडिंग केसेस है, तो सरकार की क्या मजबूरी है कि हाईकोर्ट के जजेस जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन भेज चुका है तो सरकार क्यों रोक रही है? हम भी जानते हैं, विपक्ष अच्छी तरह से जानता है कि क्यों रोका जा रहा है करके, लेकिन आज जब आप जवाब देंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इन फैमिली कोर्ट्स के अलावा, क्योंकि आज आप एक्ट तो अपने आंकड़ों के जरिए पास कर लेंगे, लेकिन सिर्फ इमारत बनाने से इंसाफ नहीं मिलेगा। उस इमारत के अंदर उस कुर्सी के ऊपर बैठने वाले, ये सदन कोई मायने नहीं रखता है अगर वो ये स्पीकर की कुर्सी खाली रही तो। वो स्पीकर की कुर्सी जितनी महत्वपूर्ण इस सदन के लिए है, उसी तरह अदालतों के अंदर जजेस की कुर्सी भी बहुत मायने रखती है। लेकिन अगर आप ये मानेंगे कि नहीं, इतने करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो कौन उसका निपटारा करेगा? आप ही करेंगे मंत्री जी, आप ही को करना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपना महाराष्ट्र के जजेस का रिकमेंड कर चुका है तो सरकार उसे क्यों रोकी है, इसका जवाब भी आपको देने की जरूरत है। आपने एक ट्रिपल तलाक का कानून लेकर आए थे, इसके जरिए ये भी फैमिली कोर्ट का मैटर है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस वक्त फैमिली जब ट्रिपल तलाक का मामला आया था तो बहुत सारे लोगों ने चीख चीख कर कहा था कि हमें मुस्लिम बहनों के साथ इंसाफ करने की जरूरत है। आज वो फैमिलीज भी आपसे पूछना चाहती है, ये एक्ट आपने बनाया आंकड़ों के जरिए, हमारे विरोध होने के बावजूद आपने एक्ट बनाया। अब आपकी जिम्मेदारी है ये बताएं कि एक्ट बनने के बाद कितनी मुस्लिम बहनों को आपने इंसाफ देने का काम किया है। ये उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।